नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। दरअसल अपना ये चैप्टर चल रहा था जिसमें हम देख रहे थे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, है ना। उसमें हमने फेडरल सिस्टम के बारे में देख लिया था, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देख लिया था। उसी क्रम में आज हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। कितने प्रकार के सेंटर स्टेट रिलेशनशिप होते हैं, उनमें किस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कौन से चीज़ों पर सेंटर कानून बना सकता है, कौन से सब्जेक्ट्स पर स्टेट कानून बना सकते हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स पर दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। इससे रिलेटेड कौन कौन से कमीशंस जो है वो बनाए गए हैं भारत में। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में, है ना। तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर कर लेते हैं शुरू। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम हंसराज कुमावत और मैं JRF हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 2 UPSC मेंस लिख चुका हूँ, इस बार का मेंस भी मैंने दिया है। और मास्टर्स मेरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, बैचलर है बिजनेस मैनेजमेंट से, और इस क्षेत्र में मुझे 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है पढ़ाते हुए और दूसरे सारे काम करते हुए। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। अपने यहाँ है फेडरल सिस्टम, है ना। और अगर हम इसे कहें कि रिफाइंड वे में कहें तो क्या है, क्वासी फेडरल सिस्टम। अगर फेडरल सिस्टम के बारे में आपको नहीं पता है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और वो देखिए, तब आपको पता लगेगा कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। इंडिया में अपने क्या है, कहने के लिए हम ऐसे कहते हैं कि फेडरल सिस्टम है, क्योंकि 2 लेवल्स अपने यहाँ गवर्नमेंट, एक सेंटर में एक स्टेट में। तो मोटा मोटी देखिए तो फेडरल सिस्टम अपने यहाँ है। और ये फेडरल सिस्टम सेंटर और स्टेट के बीच में पावर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना, कि कैसे कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट का। अगर आप जो है वो पॉलिटिकल जो घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनसे रूबरू हैं या उनके बारे में आप रुचि रखते हैं, तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो चलता रहता है, तनातनी चलती रहती है, जहाँ अपोजिशन रूल स्टेट्स वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, है ना। तो इन सेंटर और स्टेट के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे बना रहे, है ना, किस प्रकार से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसके लिए ही ये सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप जो है वो डिसाइड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मोटा मोटी हम देखें तो सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, है ना, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक होता है फाइनेंशियल रिलेशनशिप, कि किस प्रकार से इनके बीच में फाइनेंशियल रिलेशनशिप होगी, है ना। कौन जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, किस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, है ना। तो लेजिस्लेटिव जो रिलेशनशिप होते हैं, लेजिस्लेटिव जो प्रोविजंस होते हैं, उनको ही फॉलो करता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी रिलेशनशिप होते हैं वो भी, है ना। अब देखिए कि इस कोऑपरेशन की नीड क्यों है हमें। भाई, मैंने आपको बताया कि ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए ही जो है ये प्रोविजंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन और इसकी कोऑपरेशन की ज़रूरत ही क्या है, क्यों है। क्योंकि देखिए अपने अपने जो क्षेत्र है, अपने अपने फील्ड है, वहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों सुप्रीम है। जो जो उनका क्षेत्र है, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, उन पे कानून बनाने का पूरा राइट जो है वो किसको है, स्टेट को है। और जहाँ सेंट्रल लिस्ट है, उसमें पूरे के पूरे जो है वो राइट्स किसके पास हैं, सेंटर के पास में, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो है कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, है ना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस, है ना। ठीक है साहब। वैसे मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऐसे यहाँ से जो है ना मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो ये मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा जो है वो जीता जागता एग्जाम्पल है नीति आयोग, है ना। ठीक है जी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो हमारे यहाँ बताए गए हैं, किस प्रकार से इनके बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है, 3 में एस्पेक्ट्स बताता है कि इन तीनों एस्पेक्ट्स में जो है वो रिलेशनशिप होंगे। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक हो गया अपना फाइनेंशियल रिलेशनशिप। ये 3 रिलेशनशिप जो है इनके आधार पर ही पूरे के पूरे जो है वो विषय जो है, सब्जेक्ट्स जो हैं वो बांटे गए हैं कि किस सब्जेक्ट पे सेंटर कानून बनाएगा, किसको एग्जीक्यूट करेगा, ये सब चीज़ें इनमें बताई गई है।
अब हम पहले सबसे पहले आ जाते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप पे। किस पे? लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में। आर्टिकल्स आपको याद रखना है 245 से 255 तक, यानी आप देख लीजिए 245 से 255 तक, 245 से 255 आर्टिकल तक डिस्कस किया गया है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप सेंटर और स्टेट की। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि अगर पूरा जानेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक एक जानेंगे। आज लेजिस्लेटिव, कल हम एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल भी देख लेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे कि एक एक देखेंगे। कल लेजिस्लेटिव देखेंगे, माफ़ कीजिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप है वो भी देख लेंगे, क्योंकि एक एक में ही बहुत बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो कंफ्यूज होने के बजाय जो है आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार जो समझ में आ गया उसको दोबारा ना भूले, और क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, है ना। यहाँ पर सेंटर और स्टेट के जो सेपरेट सेपरेट लेजिस्लेटिव पावर्स बताए गए हैं इन आर्टिकल्स में, है ना। अब सारे आर्टिकल्स रटने नहीं बैठना है, मेरे हिसाब से आपको आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक तो पूरे रटे होने चाहिए, 51A तक तो आपको बाय हार्ट होने चाहिए, पूरे के पूरे रटे हुए होने चाहिए, है ना, क्योंकि पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, इनमें क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बाकी के आर्टिकल जो है वो मेन आपको याद रख लो। आप इतना याद रख लो कि आर्टिकल 245 से 255 के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप डिस्कस किए गए, इतना आपके दिमाग में बना रहे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से आ जाते हैं। एक हो गया टेरिटोरियल एक्सटेंट, है ना, कि स्टेट जो कानून बना रहा है वो कहाँ तक उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट है। पार्लियामेंट जो कानून बना रही है उसका एक्सटेंट कहाँ तक है। एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, कि कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन स्टेट कानून बना सकता है, कौन से सब्जेक्ट्स पे जो है वो सेंटर बना सकता है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं, ये इसमें। फिर है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो देखिए स्टेट के सब्जेक्ट्स पर स्टेट कानून बना सकता है, पर कुछ कंडीशंस ऐसी होगी, ऐसी 5 कंडीशन होंगी, वो हम देखेंगे आगे, जिन कंडीशंस में स्टेट जो है उनकी लेजिस्लेशन पर भी पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है ना। ऐसे एक्सेप्शंस हैं और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे कौन से जो है प्रोविजंस है जिनमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो जाता है स्टेट लेजिस्लेशन में, और वो आपको ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज क्या हो गया, ये देखिए क्या है, इंडिया का मैप है, इसमें पूरे स्टेट्स और अपनी यूनियन टेरिटरीज दी गई। यहाँ पर क्या होता है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, वो पूरे इंडिया पे लागू होगा, एंटायर इंडिया पे लागू होंगे वो कानून जो पार्लियामेंट बनाएगी, चाहे वो लद्दाख हो, है ना, चाहे वो यहाँ पर आप कहो कि तमिलनाडु का कन्याकुमारी हो, चाहे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पर गुजरात हो, पूरे इंडिया में लागू होंगे जो कानून बनाएगी पार्लियामेंट, है ना। जितने भी स्टेट है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, उन पर सब लागू होगा, ठीक है। फिर स्टेट जो लेजिस्लेशन बनाएंगे वो सिर्फ उनके बाउंड्री के अंदर अंदर ही लागू होने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान है, ये राजस्थान है, आपको स्टेट्स भी याद होने चाहिए, पूरा मैप आप जब आंख बंद करो तो मैप जो है वो आपको याद होना चाहिए, ड्रॉ आप आराम से कर सको, एग्जाम्स में आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे मैप, ठीक है। राजस्थान अगर कानून बनाता है तो राजस्थान की बाउंड्री में ही लागू होगा, वो कानून जो है वो दिल्ली की बाउंड्री में लागू नहीं होगा, यूपी में लागू नहीं होगा, बिहार में लागू नहीं होगा। तो ऐसा है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा कानून बनाया जाए तो फिर वो उत्तराखंड में लागू नहीं होगा, तेलंगाना में लागू नहीं होगा, पंजाब में लागू नहीं होगा, है ना। तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो कानून तो पूरे इंडिया में लागू होगा, जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं। और कोई स्टेट लेजिस्लेटिव कानून बनाती है तो वो सिर्फ उस स्टेट की बाउंड्री के अंदर अंदर ही लागू होगा। समझ में आई टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉ, समझ में आया आपको, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून कौन बना सकता है, मतलब ये इंडिया की बाउंड्री होगी, मगर इससे बाहर भी तो इंडियंस लोग रह रहे होंगे, मान लीजिए कनाडा में इंडियंस रह रहे होंगे, उन पे भी तो इंडिया का कानून लागू होगा। मान लीजिए अमेरिका में, यूएस में इंडियंस रह रहे हैं, वहाँ भी तो उन पे कानून लागू होगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है हाई सीज है, हाई सीज कौन से सीज होते हैं, ऐसे सीज जिनके ऊपर किसी भी देश की जो है वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं होती है, किसी की भी बाउंड्री वो नहीं होती है, सब देशों की होती है ना, पूरे वर्ल्ड की होती है, जितने भी देश हैं उनकी सबकी उसमें साझा संपत्ति उसको माना जाता है, कॉमन रिसोर्सेज जिन्हें कहा जाता है। अगर वहाँ अपने कोई शिप है, वहाँ पर इंडियन लोग हैं, तो उनके ऊपर जो है कानून लागू होगा, तो वो कानून कौन बनाएगा, बताओ कौन बनाएगा, वो बनाएगा पार्लियामेंट। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। कौन बनाएगी,
पार्लियामेंट बनाएगी वो कानून। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार किसके पास है, वो है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उसका एक्सटेंट है ऑल ओवर इंडिया तक, स्टेट लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाएगी वो है उसके स्टेट की बाउंड्री के अंदर अंदर, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोई लॉज हमें बनाने हैं तो वो बनाएगी कौन, पार्लियामेंट, ये आपको याद रखना। ठीक, अब उसी लेजिस्लेटिव जो रिलेशनशिप है उसमें आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना। पहला हमने देख लिया कि एक्सटेंट ऑफ जो लॉज है वो देख लिया कि कहाँ कहाँ तक एक्सटेंट है, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेट जो सब्जेक्ट हो गया। तो कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, तो देखिए मैं जब आपको शेड्यूल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको 7th शेड्यूल बताई थी। इस 7th शेड्यूल में क्या है, 3 प्रकार की एंट्रीज लिस्ट दी गई, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, और जितने भी इंपॉर्टेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स होंगे वो है यूनियन लिस्ट में। जब मैं आपको फेडरल सिस्टम पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि अपने यहाँ क्वासी फेडरल जो है वो सिस्टम है, यूनियन जो है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ज़्यादा पावर उसको दी गई, और ऐसा और दूसरे किस देश में होता है बताओ, कनाडा में, क्योंकि हमने जो फेडरल सिस्टम लिया है वो कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। अब यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, इस यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स देंगे, जैसे कि डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशंस हो गया, ये सब की सब चीज़ें जो है किसमें, यूनियन लिस्ट में, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सब है किसमें, यूनियन लिस्ट में। फिर स्टेट लिस्ट आ जाती है ना, और इस स्टेट लिस्ट में है 59 सब्जेक्ट्स, और इसमें है जैसे कि पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें किसमें दी गई है, ये दी गई है स्टेट लिस्ट में। थोड़े से कम इंपॉर्टेंस की चीज़ें जो है ना वो दी गई है स्टेट लिस्ट में। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, वो है कंकरेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट। इसमें है 52 सब्जेक्ट्स, है ना, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, मैरिज हो गया, लेबर से रिलेटेड कोई कानून बनाने हैं तो उस पर स्टेट प्लस सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि स्टेट का भी कानून है और सेंटर उस पर फिर कानून बना दें, है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा, मान लीजिए स्टेट का कोई कानून है, आप ये समझिए कि लेबर जो है, लेबर पर स्टेट का कोई कानून है, जैसे कि आपको याद होगा कोविड-19 जब आया था उस वक्त क्या किया गया था, स्टेट से बहुत सारे, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया और बहुत सारे स्टेट ने क्या किया था कि जो लेबर लॉज थे उनको सस्पेंड कर दिया था कि अब जो है इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत प्रॉब्लम इनको हो रही है, तो इनसे रिलेटेड जैसे कि मिनिमम वेजेस वाले और ये सारे लॉ जो है सस्पेंड कर दिए थे 2 साल के लिए, है ना। पर क्या हुआ, इसका विरोध हुआ, अपोजिशन ने इसका जो है वो विरोध किया, तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कानून को निरस्त कर दिया, क्या कि ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कंकरेंट लिस्ट में, तो स्टेट का अगर कोई कानून बना रखा ऑलरेडी और उस पर अगर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो फिर प्रिवेल कौन सा कानून करेगा, फिर वो कानून प्रिवेल कौन सा करेगा, कानून प्रिवेल करेगा सेंटर का। क्यों करेगा, क्योंकि सेंटर जो है उसके पास ज़्यादा पावर है अपने यहाँ। तो अगर ऑलरेडी किसी के ऊपर कानून बना हुआ है, स्टेट ने बना रखा है किसी सब्जेक्ट पे, और फिर उस पर सेंटर कानून बना देता है, तो कानून किसका प्रिवेल करेगा, सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। किसका कानून प्रिवेल करेगा, सेंटर या पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो किस में दिए गए हैं, वो दिए गए हैं सेंट्रल लिस्ट में, यानी यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। कौन से स्केड्यूल में दिए गए हैं, तो 7th शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अब है कुछ की लेजिस्लेटिव पावर्स, जैसे कि यूनियन लिस्ट जो है वहाँ पर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी मैटर्स है वो दिए गए, जैसे कि डिफेंस। ऐसा क्वेश्चन, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको इतना जोर दे देके, कि मेंस में मान लीजिए आपको क्वेश्चन बन जाए कि हमारे यहाँ भारत में सेंटर जो है उसको ज़्यादा पावर दिए गए हैं या ज़्यादा मजबूत है स्टेट के बजाय, सिद्ध करें, तो आपको फिर क्या है, एग्जाम्पल्स देख के बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर हैं वो दिए गए हैं सेंटर को, है ना, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल है। और जो लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस के जो भी मैटर हैं वो किसको दिए गए, वो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। देखिए, और कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डाइवर्सिटी तो चाहिए मगर कुछ मामलों में उनमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, पर वो अगर थोड़ी बहुत उनमें डाइवर्सिटी हो तो भी चल जाए, तो वो दिए गए हैं कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है ना। देखिए, जैसे
अगर किसी स्टेट और सेंटर लॉ है उसके बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। अगर एक्सेप्शन इसमें क्या है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव कर दे स्टेट लॉ को। अब आप कहोगे सर ये समझाओ ये कैसा होगा। देखिए यहाँ पर आराम से समझिए, मान लीजिए लेबर है, वही कोविड-19 वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर लेबर लॉज जो है उनको सस्पेंड कर दिया स्टेट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। अब क्या हुआ, यहाँ पर पार्लियामेंट ने कानून बनाया, एक रिजोल्यूशन लाया, कानून बनाया और पास किया, और इसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टेट का कानून जो है वो नल एंड वॉइड हो गया और पार्लियामेंट का कानून जो है वो प्रिवेल कर गया। अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए ऑलरेडी स्टेट ने जब कानून बनाया और उस स्टेट को कानून बनाते वक्त यहां पर परमिशन ली गई है प्रेसिडेंट की, तो फिर जो है वो कानून अपने आप में प्रिवेल करेगा। क्यों, देखिए पार्लियामेंट में कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जिसकी मेजोरिटी होगी वही तो कानून बनवाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कानून बनवाते, अगर आपको हो कि मेन अगर रोल किसका होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो जब प्रेसिडेंट जो है वो किसकी एडर और एडवाइस पर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जब प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अनुमति से कानून यहाँ पर बना दिया गया तो दोबारा फिर पार्लियामेंट में बनाने की क्या जरूरत है, ये लॉजिक है इसके पीछे, है ना। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट से परमिशन ले ली गई थी वो कानून बनाते वक्त, तो फिर सेंटर का जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा उसकी, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर की यहाँ पर अनुमति ले ली गई थी। ठीक है जी। अब यहां पर है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। नॉर्मली क्या हो गया कि मैंने आपको बताया यूनियन लिस्ट जो है उस पर कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। ठीक है जी, समझ में आ गया सर। स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा, आप कहोगे सर स्टेट बनाएंगे। ठीक है जी। अब है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा, तो स्टेट प्लस पार्लियामेंट दोनों बना लेंगे। अच्छा सर ऐसे भी कुछ कंडीशन, ऐसे कुछ कंडीशन है जहां पर स्टेट जो है उनके ऊपर भी उनकी लिस्ट में भी कानून बना दे पार्लियामेंट। जी हाँ, ऐसी लिस्ट है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, यानी आप कहो कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो स्टेट लिस्ट में भी कानून बनाया जा सकता है सेंटर या पार्लियामेंट के द्वारा। अच्छा जी, कौन कौन सी है, अगर राज्यसभा ये रिजोल्यूशन पास कर दे, कौन कर दे, राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी से, किससे, 2/3 मेजोरिटी से, अगर राज्यसभा ये कह दे कि साहब इस जो ये वाला जो मैटर है इस मैटर पर आप कानून बना लीजिए, तो ऐसा हो सकता है ना। जैसा तो आप कहोगे सर एग्जाम्पल तो दो, तो ऐसा किसमें किया गया, तो अपने यहाँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, वो उस पर ऐसा किया गया है कि वो कानून किसने, स्टेट्स ने कह दिया कि एक काम करो, राज्यसभा ने कह दिया कि आप ये कानून बना लो, या माफ़ कीजिएगा ये वाला इसका एग्जांपल नहीं है, तो जो स्टेट्स जो वो रिक्वेस्ट करते हैं तब का एग्जांपल है। ठीक है साहब। अब है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में जब पूरे देश में ही इमरजेंसी लगी हुई है, तो जब इमरजेंसी लगती है तब क्या होता है, जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है ये जो है ये सस्पेंड हो जाता है, और जो अपने यहाँ फेडरल गवर्नमेंट थी वो फेडरल गवर्नमेंट कैसे बिहेव करने लगती हैं, एक यूनिटरी गवर्नमेंट की जैसे बिहेव करने लग जाती है। पूरे पावर्स किसके पास आ जाते हैं सेंटर के पास। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनको सस्पेंड ही कर दिया जाता है, बट अगर कानून बनाना हो तो उस पर जो है वो सेंटर कानून बना सकता है। ठीक है साहब। नेक्स्ट कंडीशन है स्टेट के रिक्वेस्ट पे अगर दो या दो से अधिक, है ना, 2 या मोर स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। ऐसा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है हुआ था उसमें ऐसा किया गया था। फिर है इंटरनेशनल अग्रीमेंट से रिलेटेड। मान लो कोई दो देशों के बीच में अग्रीमेंट होना, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया यहाँ पर इंडिया, यह हो गया बांग्लादेश, यहाँ पर होना है तीस्ता रिवर का कोई भी अपने यहाँ अग्रीमेंट होना है। वास्तविकता में तीस्ता रिवर जो है कहाँ से बहती है, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। तो अगर इंटरनेशनल अग्रीमेंट की कोई बात हुई,
है ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने की कोई बात हुई, है ना, तो वो पूरे के पूरे कानून जो है वो कौन बना सकता है, वो कानून बनाए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, वो कानून बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर स्टेट की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट कर रहे हैं। भाई एक देश से दूसरे देश डिफेंस जो है, मान लीजिए फॉरेन अफेयर्स किसके पास है, हमने बताया कि यूनियन लिस्ट में। अब फॉरेन अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट करना पड़ रहा है, और स्टेट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो इसको कर सकती है। माफ़ कीजिएगा, ये बार बार स्लाइड जो है वो अपने आप आगे बढ़ जा रही है। अगर स्टेट सेंटर के पास उसको अप्लाई करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए पावर ही नहीं है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब रह गया यहाँ पर, है ना। तो उसके लिए जो है वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो है वो साइन करने के लिए भी बनाया जा सकता है। स्टेट का जो लेजिस्लेशन है वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन बना सकती है। एक है प्रेसिडेंशियल रूल, है ना, आर्टिकल 356 में अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है स्टेट में, तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाती है सस्पेंड। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ की सस्पेंड होगी तो और कानून बनाने की जरूरत पड़ी कानून बनाने की, तो कौन कानून बनाएगा, तो भैया कानून बनाएगा पार्लियामेंट। ये पांचों की पांचों कंडीशन आपको याद रख लेनी है। ऐसा का ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि प्री में भी क्वेश्चन बन जाए, और हो सकता है कि मेंस में भी क्वेश्चन बन जाए। मेंस में यहाँ से पॉलिटी से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आप कहोगे सर सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप पिछले ईयर्स के पेपर उठा के देखना, सीधा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर पॉलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है वो स्टेट के फील्ड में प्रिवेल कर सकता है, तो ये है राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी से, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, स्टेट रिक्वेस्ट करे, 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर रिक्वेस्ट करे तो वो, इंटरनेशनल अग्रीमेंट, एग्जाम्पल्स भी दे देना, इंटरनेशनल अग्रीमेंट हो तो जैसे कि 30 तारीख में हो गया, है ना, तो वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट करना हो, प्रेसिडेंट रूल अगर लगा हुआ हो उस स्टेट में, तो भी जो पार्लियामेंट है वो रूल वहां पर बना सकती है। फिर अगर देखें गवर्नर का क्या रोल होता है इसमें, है ना, तो गवर्नर क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है बिल्स को। गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। कुछ ऐसे, ये देखिए यहाँ उसकी शक्तियां होती है गवर्नर की, है ना, ये गवर्नर की शक्तियां होती है जिसमें वो क्या कर सकता है, कोई भी ऐसा बिल जिसको वो उसको लगता हो गवर्नर को कि ये जो है वो या तो फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड हो, है ना, या तो फिर ऐसा हो कि ये जो है ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट यूनियन लिस्ट वाला, इसको अगर वो ब्रेक करता हो, या उसको लगता है कि देश की यूनिटी वगैरह के लिए वो ठीक नहीं है, तो जो है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है आर्टिकल 300 में। आर्टिकल 300 में जो है वो ऐसा कर सकता है, और आर्टिकल 301 में जो है प्रेसिडेंट फिर वहाँ पर उसके पास वीटो का पावर वगैरह सब होता है। ये आगे जब हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के बारे में, तब आराम से ये और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये होता है माफ करना, गवर्नर का रोल। कुछ ऐसे बिल्स भी होते हैं जिन पे प्रेसिडेंट्स के अप्रूवल की जरूरत होती है, चाहे वो स्टेट की लेजिस्लेचर बने। जैसे कि आपको किस एग्जांपल दो, मान लीजिए इंटरस्टेट, इंटरस्टेट आपको हो कि बिजनेस की कोई बात हो, उसको कोई रिस्ट्रिक्ट करता हो, कोई ऐसा कानून जो इंटरस्टेट बिजनेस वगैरह है उसको रिस्ट्रिक्ट करता हो, तो ऐसे कानून को प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरी है, क्योंकि ये तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। तो ऐसा करने के लिए फिर प्रेसिडेंट की के अप्रूवल की जरूरत यहाँ पर होती है, ठीक है साहब। फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी आर्टिकल 360 में, तो ऐसे फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे भी सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, है ना। और अब जितने भी अगर बजट भी पास करना हुआ स्टेट का, तो यहाँ पर पास कौन करेगा, सेंटर पास करेगा, पार्लियामेंट पास करेगी। ऐसा क्या कभी हुआ है, तो ऐसा अपने यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। हालांकि 1991 में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए, पर लगाई नहीं गई, तो कभी भी अपने यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगाई नहीं गई है, ठीक है साहब। चलिए जी आगे आ जाते हैं। फिर देखिए आज के लेक्चर का पूरा यहाँ पर सार हम देख लेते हैं। तो सार क्या कहता है कि यहाँ पर सेंटर जो है उसके पास सुपीरियर पावर्स हैं। क्यों पावर उसके पास सुपीरियर है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है ना,
वो सारे के सारे किसके पास है, यूनियन के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये क्यों जरूरी है, ये देश की यूनिटी के लिए जरूरी है, इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है, पूरे देश में एक जैसा लेजिस्लेशन बनाने के लिए भी जरूरी है। नहीं तो अलग अलग स्टेट अलग अलग कानून बनाते रहेंगे, है ना। तो अगर डिफेंस से रिलेटेड एक जैसा कानून होना चाहिए, है ना, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड होना चाहिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, करेंसी, अगर ऐसा करेंसी यूनियन लिस्ट में ना हो तो अलग सारे राज्य अपना अपना अपनी अपनी करेंसी छापने लगेंगे कल को, है ना। फिर फेडरल सुप्रीमेसी के लिए भी अपने यहाँ है, फेडरल सुप्रीमेसी अपने यहाँ करी गई है। क्यों, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको रिजोल्व करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए अपने यहाँ फेडरल सुप्रीमेसी बनाई गई है। यानी कि यूनियन जो है उस यूनियन को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया है, और दोनों, चाहे स्टेट हो चाहे यहाँ पर सेंटर हो, दोनों को ऐसे अलग अलग जो है वो बांट दिए गए हैं कि भैया ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, और इन दोनों में अगर आप कोई भी तकरार हुआ तो आप किसके पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। अगर ये बंटवारा इनमें ना हो कि स्टेट लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट कौन सी है, तो ये दोनों लड़ते झगड़ते रहेंगे। वैसे भी आप देख ही चुके हैं, जैसे कि 3 जो कृषि कानून आए थे, जो एग्रीकल्चर लॉज आए थे, उन लॉज जब वो बनाए गए थे तब भी बात ये उठी थी कि भाई ये तो सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट का है और कानून बना रही है सेंटर। तो अगर ऐसा जो है वो डिवीजन ना हो इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, गया कॉन्फ्लिक्ट, है ना। और फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो तो कहाँ चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा। और ऐसा हुआ तो फिर हमारे सिस्टम जो फेडरल सिस्टम है वो स्मूथ नहीं चल पाएगा, है ना। तो ये हो गया आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देख लिया जो लेजिस्लेटिव डिवीजन है या लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बारे में। अच्छे से आपको ये सब याद रखना है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिविजन्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे कैसे होते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर बस यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।